अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। डिक्री के अंतर्गत कोई ऐसा न्याय निर्णय सम्मिलित है जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। शुफा अधिकार के प्रवर्तन के लिए परिसीमा काल क्या है? तो शुफा अधिकार के प्रवर्तन के लिए परिसीमा काल जो है वो 1 वर्ष है। जी हाँ, 1 वर्ष है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ये न्यूनतम संख्या 5 होगी। 5 न्यायाधीशों को इस पर सुनवाई करने के लिए न्यूनतम सीमा होगी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न में से क्या परिभाषित नहीं किया गया है? तो वो आ जाएगा चेक को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 230 के अंतर्गत तत्प्रतिकूल संविदा के अस्तित्व की उपधारणा निम्नलिखित में से किस दशा में नहीं की जाएगी? तो फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिलीट होने की पूरी संभावना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के डिलीट होने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निम्नलिखित में से किस दशा में हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित नहीं आता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर 4 आ जाएगा, निर्णय। जी हाँ, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्णय जो है वो किस दशा में हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित नहीं आता है? वो है निर्णय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लिए चलते हैं आपको। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 32(1) द्वारा राजस्थान परिसर किराया तथा बेदखली नियंत्रण अधिनियम 1950 के निरसन ने निम्न में से किसको प्रभावित किया है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 इज राइट। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प इसमें नहीं आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समाचार पत्र में निविदाएं आमंत्रित करने वाला विज्ञापन क्या है? तो वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहलाता है। एक समाचार पत्र में निविदाएं आमंत्रित करने वाला विज्ञापन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण करने वाला विज्ञापन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। UTRES मैजिस वालिट क्वाम पैरिट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है युक्तियुक्त निर्माण का नियम। जी हाँ, युक्तियुक्त निर्माण का नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन 3 इज राइट। यदि प्रतिग्रहण से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 इज राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में से किस दशा में उसका विनिर्दिष्ट परिधान करने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा, वादी के अभिकर्ता द्वारा अथवा न्यासी के रूप में धारित ना हो, ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निशुल्क विधिक सहायता की जो संकल्पना है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से आई है? तो वो आ जाएगा, निशुल्क विधिक सहायता की संकल्पना भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 कै से आई है। जी हाँ, अनुच्छेद 39 कै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिनिधिवाद की कार्यवाही के लंबित रहते वादी व प्रतिवादी के मध्य विवाद का राजीनामा हो जाता है। राजीनामे को अभिलेख पर रखने हेतु वे संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं जो स्वीकार किया गया। राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया। क्या यहाँ कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता है? तो हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, एक प्रतिनिधिवाद होने के कारण न्यायालय बिना प्रक्रिया का अनुसरण किए अनुमति नहीं दे सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि उसे अलग से ले तो विनिर्दिष्टतः पालन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और स्वतंत्र आधार पर खड़ा हो जिसका विनिर्दिष्टतः पालन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पूर्व कथित भाग के विनिर्दिष्ट पालन का न्यायालय निर्देश दे सकेगा। ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15। परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहली परिभाषा है वो सही नहीं है। अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग हो। अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग हो। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर लिए चलते हैं आपको। निर्वचन के डैश के अनुसार एक शब्द का अर्थ उसके साथ वाले शब्द के आधार पर आंका जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट, साहचर्य के नियम के आधार पर। चलिए क्वेश्चन 17। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य डैश की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। तो ये आ जाएगा 60 दिन। ठीक है फ्रेंड, अगर 60 दिन अगर अनुपस्थित रहेगा तो फिर उसको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18।
परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 15 के अंतर्गत समय का अपवर्जन लागू नहीं होता है, तो वो हो जाएगा अपील पर। ठीक है, समय का जो अपवर्जन है वो अपील पर लागू नहीं होता है। चलिए, ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुपूरक कार्यवाही नहीं है, तो वो है स्थायी व्यादेश अनुदत्त करना। तो 4 इज राइट, ऑप्शन 4 इज राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से व्यापक है, सही उत्तर जांचिए। तो जी हाँ, सही उत्तर इसका होने वाला है यस, हाँ, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अनुच्छेद 226 की सहायता मूलभूत अधिकार और किसी अन्य अधिकार को स्थापित करने में ली जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भूबद्ध से अभिप्रेत नहीं है, तो वो आ जाएगा उगती फसलें। ऑप्शन 3 इज राइट। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए अपेक्षित है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मामलों के तथ्यों का सही ज्ञान, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, मामलों के तथ्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन करने की संविदा, ऑप्शन 1 आ जाएगा, प्रत्याभूति की संविदा है। जी हाँ, ऑप्शन 1 इज राइट, प्रत्याभूति की संविदा है। चलिए, क्वेश्चन 24 में लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन 24 है, किस धारा में यह प्रावधानित है कि सभी सिविल कार्यवाहियों में बाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे? तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर वो 1 राइट हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 120 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 87 प्रावधानित करती है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 87 क्या प्रावधानित करती है? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में जो उपधारणा है वो प्रावधानित करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 26। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 8 अनुयोज्य दावों के अंतरण के विषय में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। यह अध्याय उन लिखितों को जो विधि या रूढ़ि द्वारा तत्समय परक्राम्य है लागू है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के प्रावधानांतर्गत किराए पर दिए गए परिसर का निरीक्षण करने के संबंध में निम्न में से क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ऐसा निरीक्षण किराएदार की उपस्थिति में ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 22 अड़ के अधीन आवेदन पर न्यायालय फीस संदेय होगी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100 रुपये जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए आवेदन का निपटारा किराया प्राधिकरण आवेदन पेश किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर करेगा? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 60 दिन के भीतर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक परिस्थिति में वाद के पक्षकार द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति की संविदा उस पक्षकार की मृत्यु के पश्चात भी जारी मानी जाएगी, वह कौन सी परिस्थिति है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जब तक प्लीडर न्यायालय को पक्षकार की मृत्यु की सूचना दे तब तक मान्य माना जाएगा। चलिए 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता के बारे में उपबंध किया गया है, तो वो कौन सी ऐसी सूची है जिसमें उपबंध किया गया? तो वो सूची है 10वीं अनुसूची में उपबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन 3 है ये राइट हो जाएगा। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, ये जो है ये कथन सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 33, सांविधिक निर्वचन से क्या अभिप्रेत है? तो सांविधिक निर्वचन से क्या अभिप्रेत है? इसका जो ऑप्शन है वो 3 राइट हो जाएगा। न्यायालयों द्वारा संविधियों का निर्वचन। ठीक है, न्यायालयों द्वारा संविधियों का निर्वचन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के उपबंधों के अधीन संस्थित किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन तामील से कितने मास के भीतर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 12 मास, मानी 1 साल के अंदर किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, उपहासांकन दस्तावेज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यह की वसीयत में ये शब्द अंतर्विष्ट है कि मैं निर्देश देता हूँ कि मेरी समस्त से संपत्ति कै, ख और कै में बराबर बांट दी जाए। कै बेईमानी से ख का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त संपत्ति उसके स्वयं के लिए और गै के लिए ही छोड़ी गई है। कै ने भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 2, कूट रचना आ जाएगा। ऑप्शन 2 ही राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक
परिवाद समिति के गठन में नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम महिलाएं होंगी? तो वो हो जाएगा 1 आधी। ठीक है फ्रेंड्स, महिलाएं जो है वो आधी होगी। ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 23 के प्रयोजन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर धारा 23 की उपधारा 1 या 2 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष से अन्यून किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कौन सा उपबंध है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट। धारा 54 के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 54A। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानांतर्गत संरक्षण आदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन जो 3 है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन 3 है ये गलत है। यहाँ पर संरक्षण आदेश का उल्लंघन असंज्ञेय अपराध है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 32 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए व्यवसाय में रहा हो। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। तो इसमें जो ऑप्शन है 1 वो राइट हो जाएगा। कारावास की अवधि उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 13 में क्वीन की परिभाषा निरसित की गई। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 232 का अपराध क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर संज्ञेय, अजमानतीय, अजमानतीय और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पर। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? तो वो हो जाएगा हत्या करने की जो तैयारी है वो दंडनीय अपराध नहीं माना जाता भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना
निम्न में से किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है। जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस जो है उसको वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धाराएं 143 से 147 प्रवृत्त हुई। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 6 फरवरी 2003 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। कै अपनी पत्नी गै के साथ जार कर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गै कै की पत्नी है, परंतु न्यायालय ख को जार कर्म के लिए दोष सिद्ध करता है। तत्पश्चात कै के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए गै अभियोजित की जाती है। गै कहती है कि वह कै की पत्नी कभी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय गै के विरुद्ध विसंगत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा, गै के विरुद्ध विसंगत हो जाएगा वो निर्णय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कै साक्ष्य गोली मारकर ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। विचारण में विसंगत तथ्य है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कै लोगों पर उनकी हत्या करने के लिए गोली चलाने का अभ्यासी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 51। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 17 में नियम बना सकेगी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है। कै का कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 के किस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विधि द्वारा आबद्ध होने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 53। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में कौन अभिहित नहीं किया जा सकेगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक किसी को भी अभिहित नहीं किया जा सकेगा। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 कै के प्रयोजनार्थ अप्राप्त वय से अभिप्रेत है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18 वर्ष से कम आयु की नारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना एक दंडनीय अपराध है। तो ये कौन से अपराध के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 266 के अंतर्गत आता है। खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना एक दंडनीय अपराध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 56 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ये ऑप्शन 1 जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, आरोप से पहले अपराध के शमन का प्रभाव उस अभियुक्त का उन्मोचन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन जहां कोई अपराध 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है वहां ऐसा अपराध, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 3 नंबर जो है वो राइट हो जाएगा। असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आ जाएगा वो राइट हो जाएगा कि 23 दिसंबर 1986 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ते समय निम्न में किस तथ्य को न्यायालय द्वारा विचारगत करना आवश्यक नहीं है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 4 अपराध हेतु दंड की मात्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन है ये। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जब एकांत परिरोध का दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध से अधिक न होगा। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा 7 दिन। ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें 7 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 141 के प्रयोजनार्थ कंपनी से अभिप्रेत नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 3 व्यक्तियों का कोई समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 3 SCC 92 में पारित निर्णय संबंधित है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं 63 की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 की कार्यवाही में साक्ष्य उस रीति से अभिलिखित की जाएगी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 1 जो समन मामलों के लिए विहित है। ऑप्शन 1। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए 64 की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 90 के संदर्भ में शिशु की सम्मति से अभिप्रेत है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा हमारा। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति उसको शिशु की सम्मति से अभिप्रेत माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता
173 की धारा 105 के उपबंध में पहचान करना के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। यह सबूत स्थापित करना है कि संपत्ति किसी अपराध के किए जाने से व्युत्पन्न हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 3 में कुल कितने मूलभूत सिद्धांत उपबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो आपको बता देना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 16 है। इसमें आ जाएगा कुल कितने मूलभूत सिद्धांत उपबंधित है? तो कुल 16 सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत उपबंधित है। ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन 67 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर शास्ति का प्रावधान है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 68 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 101 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह ऑप्शन जो है वो सेकंड राइट हो जाएगा हमारा। धारा 101(2) के अंतर्गत अपील में पारित सेशन न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील उच्च न्यायालय को होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। 69 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन किया गया कोई आदेश उस आदेश के किए जाने की तारीख से आगे प्रवृत्त न होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 मास से आगे प्रवृत्त नहीं होगा। जी हाँ, 2 महीने से आगे ये प्रवृत्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का है हमारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 से 13 तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार मामलों में लागू नहीं होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 आ जाएगा, जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार बालक के माता पिता की सहमति से किए जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। प्रश्न जो है वो है 71। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो है वो अब हिंदी संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शुरू हुए हैं। चलिए निम्न में से शब्द व उसके संधि विच्छेद का सही मेल हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, वो बिल्कुल सही है। गंगोदक का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा प्लस उदक। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन का मेल बताइए। तो जो यहाँ पर जो सही एक वचन और बहुवचन का जो मेल है वो यहाँ पर हो रहा है गुड़िया और गुड़िया में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकारण शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो अकारण शब्द का विलोमार्थी शब्द जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड में सकारण। अकारण का हो जाएगा सकारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 74। तो फ्रेंड्स इसका जो है अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के बारे में कल भी मैंने एक आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया था, जिसमें बताया था कि अलंकार जो है आपकी सिलेबस से बाहर का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी सिलेबस से बाहर है तो इसको कोई अर्थ नहीं रह जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। वैसे जो इसका जो अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा निधिया न्यारी। ठीक है,
लेकिन फिर भी आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है क्योंकि ये डिलीट होना चाहिए क्योंकि आपके आउट ऑफ सिलेबस आया। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको 75। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। तो वाक्य में जो सर्वनाम है वो कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा अपना अपना, ये यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा वह अनेकों भाषाएं जानता है। ठीक है, मुझे आपका काम पसंद है, ये शुद्ध है। चलिए मोहन और उसके पिता घर पर ही है, ये भी शुद्ध है। यह कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है, ये भी शुद्ध है। वह अनेकों भाषाएं जानता है, तो ये यहाँ पर ये गलत आ जाएगा, अनेकों नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्न में से कर्म वाच्य का उदाहरण है। रोगी को दवा दे दी गई, पत्र भेज दिया गया था, रोगियों को छोड़ दिया जाएगा, गौरव पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें जो कर्म वाच्य है वो हो जाएगा पत्र भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। शुद्ध वाक्य बताइए। यह बुद्धिमान स्त्री है, तो गलत हो जाएगा। आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, ये गलत हो जाएगा। गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है, यह भी गलत हो जाएगा, गुणवती होती है। लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा। सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। चलिए ये ऑप्शन 4 जो है वो राइट है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, चांदी, क्रोध और अहंकार, ये तो बहुवचन है नहीं, एक वचन है। लेकिन आंसू जो है वो बहुवचन ही होते हैं। आंसू निकलते हैं, निकलता नहीं है। तो चलिए बहुवचन शब्द भी है आंसू। और अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। मैं चला गया था, तो मैं कल चला गया था, मैं 10 बजे चला गया था, मैं अकेले चला गया था। तो यहाँ पर बात है क्रिया विशेषण से, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं दिल्ली चला गया था। जी हाँ, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3, मैं दिल्ली चला गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 81। ढक्कन शब्द में प्रत्यय है। ढक्कन शब्द में अगर प्रत्यय की बात करें तो अन प्रत्यय है। ढक्कन शब्द में अन प्रत्यय है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, ढक्कन शब्द में अन प्रत्यय है। चलिए कान में फूंक मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान में फूंक मारना मानी चुगली करना। कान में फूंक मारना चुगली करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपको लेके। अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का पुतला मानी किसी बुद्धिमान आदमी को ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। निषेध शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डिलीट होने लायक क्वेश्चन है। ये यहाँ पर पूरा डिलीट होने लायक क्वेश्चन है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ये निषेध, ये डिलीट होने लायक यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। और इसके संबंध में जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन से संबंधित वो कल आपको यहाँ पर बता दी गई थी। जी हाँ, नी प्लस सेद होता है, लेकिन यहाँ नीहा प्लस सेद कहा गया है, जबकि नी प्लस सेद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। अध्यादेश शब्द में उपसर्ग है। और फ्रेंड्स, इसके संबंध में कल मैंने एक वीडियो आपके लिए बना के यहाँ पर जो वो बना दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा बता दिया गया है कि कौन कौन से प्रश्नों में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। चलिए, अध्यादेश शब्द में उपसर्ग है। अध्यादेश शब्द में अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, यह जो है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर, अधि प्लस आदेश, तो ये हो जाएगा अध्यादेश। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। साइंटिस्ट सक्सेसफुली कंडक्टेड अ वाटर
डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अ वाटर डिटेक्शन टेस्ट ऑन मार्स वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय साइंटिस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। fill in the blank with appropriate option. The chief guest with his wife has left. जो चीफ गेस्ट है अपनी वाइफ के साथ में चले गए। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। चूज करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। चूज करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो यहाँ पर जो करेक्टली जो वर्ड है वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस MONOTONOUS। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर 2। व्हेन आई वॉक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। चलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्स्ट्रानियस। तो इसका आ जाएगा रिलेवेंट। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्स्ट्रानियस। तो जो एक्स्ट्रानियस है इसका जो अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट, रिलेवेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वर्बोस। वर्बोस का जो सिनोनिम्स है यानी कि जो इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, टॉकटिव हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 टॉकटिव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कॉन्जेनिल। इसका जो अपोजिट जो वर्ड है वो यहाँ पर हो जाएगा अनप्लीजेंट, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, अनप्लीजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अनप्लीजेंट हो जाएगा कॉन्जेनियल का अपोजिट वर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक with appropriate phrasal verb. He will go to Mumbai and in the hotel. तो इसका हो जाएगा he will go to Mumbai and ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर put off in a hotel. He will go to Mumbai and put off in a hotel. चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 94। fill in the blank with appropriate article. India will become सुपर पावर शॉर्टली। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ए, इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। ये आपने कई बार सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा ये आता भी है कि इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली। चलिए चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि कई बार सुपर पावर जो शब्द होता है इसके साथ में ए ही आता है, या आपने कई बार देखा होगा ए सुपर पावर, ऐसा काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ए सुपर पावर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लेथर्जी। लेथर्जी का जो सिनोनिम है यानी समानार्थक है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लैक्सिटी हो जाएगा इसका समानार्थी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं आपको। fill in the blank with appropriate phrasal verb before finally launching of the missile
मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर, तो इसका जो आ जाएगा आगे जो खालिस्तान दिया गया है वहाँ पर आ जाएगा बिफोर फाइनली लॉन्चिंग ऑफ द मिसाइल मैनी एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट। ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर आ जाएगा कैरिड आउट, ठीक है, कैरिड आउट इसका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूज द क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट indirect direct speech which best expresses the following sentence. Mother told her son, why are you leaving the house early today? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मदर आस्क्ड हर सन why he was leaving the house early that day. Mother asked her son why he was leaving the house early that day. ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 98, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर सही आर्टिकल का हमें प्रयोग करना है। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज व्हेन आई सा, तो यहाँ पर जो खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। एम आ जाएगा यहाँ पर, एन जो है वो आ जाएगा क्योंकि आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ई से शुरुआत हो रही है। एलिफेंट ए का जो साउंड आ रहा है तो उससे पहले से एन लगता है, ये हमें पता है। तो आई कुड नॉट बिलीव माई आइज व्हेन आई सा एन एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल यस्टरडे। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, सॉरी फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है अभी 99। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। हेल्प द नीडी, तो इसका जो हमें एक्टिव पैसिव जो है पैसिव वॉइस बनाना है हमें इसका, तो इसका आ जाएगा हेल्प द नीडी। तो लेट द नीडी बी हेल्प्ड, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 हमारे सामने है। चलिए आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 100 है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मयूर अबाउट पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द मयूर अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसकी जो